ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं आज सीआईआई के 125 साल पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संपूर्ण सीआईआई के लोगों को, उद्योग जगत के लोगों को, कारोबारियों को और हर उस छोटे उद्यमियों को, भारत की जनता को आज संबोधित किया और उनमें एक प्रकार से उन्हें मोटिवेट करने का काम किया है कि कोरोना काल में घबराने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें कोरोना को तो हराना ही है, साथ ही साथ हमें हमारे उद्योग जगत को, हमारे कारोबार जगत को और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे कैसे ले जाना, इस बारे में भी ठोस कदम उठाने की अब जरूरत है। और इसीलिए शायद उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब हमारा फोकस मेड इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड के लिए होना चाहिए। खैर, इस पर आगे बात करते हैं। हमारे साथ में राजस्थान जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश जी, प्रधानमंत्री मोदी की जो मेड इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड वाली बात है, वो आज के इस टाइम में आत्मनिर्भर भारत बनने वाली बात में कितनी सटीक बैठती है? उमंग, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित हुआ, सरकार ने जो पैकेज घोषित किया, उसके कई मायने उभर करके सामने आते हैं और उनमें एक नए भारत का निर्माण है। आत्मनिर्भर भारत का जो निर्माण की बात करते हैं, विपक्ष ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर बहुत खिल्ली उड़ाई और यह कहा कि कोरोना काल के दौरान जो मजदूर बेघर हो गए हैं और आर्थिक और व्यावसायिक जो गतिविधियां रुक सी गई है, थम सी गई है, और उसमें आप आत्मनिर्भरता की जब बात करते हो तो थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। ऐसा आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगातार उठाया जाता रहा है। अब बात करें कि इसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद में पहली बार कारोबारियों के साथ में सीधा संवाद किया। 5I के माध्यम से इनोवेटिव आइडियाज उन्होंने जो है उद्यमियों के सामने रखा और संभावनाएं इतनी प्रबल है आत्मनिर्भरता की कि आत्मनिर्भरता केवल एक शब्द के ऊपर आकर के मत टिकिए, यह एक विचार है और इस विचार में सारी चीज़ें शामिल हो जाती है, जिसमें पैसा भी होता है, मानव श्रम भी होता है, आधारभूत संसाधन भी होता है और सब कुछ शामिल होने के बाद में जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो सबसे पहले खुद को ही आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ाने के कदम उठाना है। व्यक्ति खुद करता है। पहले तो वैचारिक रूप से वो आत्मनिर्भर हो कि वह बगैर किसी रिमोट कंट्रोल के आयातित विचारों को इम्प्लीमेंट करते हुए काम करे। यह देश और दुनिया ने बहुत सालों से देखा है कि अमेरिका में ये हो रहा है, रूस में ये हो रहा है, जापान में ये हो रहा है, चाइना में ये हो रहा है। उनकी देखा देखी करते हुए हम लोग इन्वेस्टमेंट की एक जो है धारा को यहाँ पे प्रभावित करते हैं कि देश और दुनिया में ऐसा हो रहा है, हम भी इम्प्लीमेंट करें। लेकिन नरेंद्र मोदी उस विचारधारा के व्यक्ति है जो स्थानीय आधार को मजबूत करते हुए बाहर की तरफ देखते हैं। मतलब कि अंदर से मजबूत हो जाए आदमी। अंदर से कैसे होगा? विचारों से मजबूत होगा, आर्थिक जो है परिपक्वता से मजबूत होता, कुशलता में वो प्रवीण होगा। तो सारी चीज़ें अगर आपके साथ में होती है तब आप खुद किसी भी प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और प्रतियोगिता के इस दौर में जब आपका प्रोडक्ट अन्य से अगर ज़्यादा अच्छा मजबूत होता है तो लोग उसको स्वीकार भी करते हैं। पहले तो अपने लोकेलिटी में, मतलब स्थानीय परिवेश में, फिर हिंदुस्तान में और फिर हिंदुस्तान के बाहर की जो सीमाओं के वहाँ पे भी आपकी स्वीकार्यता तब बढ़ती है जब आप सारे कंपटीशन को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हो। तो वोकल से ग्लोबल का नारा हो या कि आप जो है आत्मनिर्भरता के बदलते पैमानों के आधार पर काम करने का तरीका हो, करना खुद को ही पड़ता है। शुरुआत खुद को से ही होती है। इसीलिए कई बार कहते भी हैं कि बहुत कठिन है डगर पन गटकी, कैसे भर लाऊं मैं मधुआ से मटकी। तो मटकी को भर लाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत आपको परिश्रम करने पड़ता है। और नरेंद्र मोदी ने आज जो सीआईआई के उद्यमियों के साथ में जो बात की है, कारोबारियों के साथ में जो बात की है, उसका मतलब भी यही है कि पहले अपने पांव को धरती पर मजबूती से खड़ा करो, फिर आगे जो है बढ़ने का एक कदम वहाँ पर। तो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया वो उस दिशा में आगे बढ़ने का एक कदम है। अब
बिल्कुल कोरोना पुरोहित जी, वायरस आपने के सही कहा। कारण और से जिस जो प्रकार से आज परिस्थितियां प्रधानमंत्री जी ने पैदा खुद हुई। आत्मनिर्भर बनने की बात कही और ये कहा, जैसा कि आपने भी बताया, कि पहले आप अपने पैरों को मजबूत कीजिए। कोरोना के इस काल में जो हम थोड़ा बहुत हिले थे, अब हमें वापस मजबूती के साथ खड़े होना है। पहले खुद अपने उद्योग धंधों को वापस से उसी ऊंचाई पर लाना है और देश की अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनते हुए वापस से योगदान देना है, ताकि हम हमारे भारत को फिर से उसी स्थान पर ला सकें। खैर पुरोहित जी, हमारे साथ में आप बने रहिए। हमारे साथ पवन धवन जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक सीए हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। पवन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी पवन जी, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि हमने कोरोना के इस कालखंड में अर्थव्यवस्था को पुनः उसकी स्थिति पर लाने के लिए और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो उन्होंने बात की थी, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कई सारी घोषणाएं की, वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा हमने जो भी फैसले हमने लिए हैं वो हमने भविष्य को देखते हुए लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है जी, देश को, देश की प्रगति को, देश की इकोनॉमी को लेकर, वो आज कोई नई उसमें बदलाव नहीं है। हम लोग 6 साल से देख रहे हैं। आज उन्होंने अपने उद्बोधन में ये बात कही भी कि जो 6 साल जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हुए हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं, वो पॉलिसी रिफॉर्म्स एक सोची समझी रणनीति के तहत हुए हैं और सारे रिफॉर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहे हैं जी। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे एफडीआई को बढ़ाने की बात हो, चाहे आज माइनिंग सेक्टर के विषय में जो पॉलिसी है, तो वो सारी पॉलिसी रिफॉर्म्स जो हैं आपस में प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड हैं। अब आज जो पिछले 2 महीने 2.5 महीने में जो कोरोना की जो त्रासदी की वजह से इकोनॉमी एकदम से बैठ गई, हमने शायद पहले भी आपसे चर्चा में की कहा था कि हिंदुस्तान के लिए इकोनॉमी का बैठना जो है जी, वो शायद एक सेटबैक तो है ही है, लेकिन हम भविष्य में देखें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है जी। तो जब से ये कोरोना का भय खत्म हुआ कि जब तक जान है तो जहान है के कॉन्सेप्ट को जहां विराम मिला, और जहान भी का कॉन्सेप्ट जब से प्रधानमंत्री ने अपनाया, तब से हमने देखा कि उन्होंने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ऐसे तमाम स्टेप्स लिए और उसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज भी आया और तमाम एमएसएमईज को छूट देने की भी बात आई, और कैसे आत्मनिर्भर भारत का हम लोग निर्माण करेंगे, इस बारे में जो उनकी सोच है, वो मुझको लगता है आज उनका जो सीआईए का उद्बोधन हुआ है, उन्होंने अपनी उस बात को और अपनी उस योजना को हम सबके सामने रखा है। जी पवन जी, एक और प्रमुख बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, उन्होंने 5 आई अपनाने की बात कही, जो कि इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन है। इस पर क्या कुछ विचार हैं आपके? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भी अपना उद्बोधन देते हैं तो कोई एक नई चीज, नया नारा और नई बात हम सबको, हम समस्त देशवासियों को रिजनोवेट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि हम लोगों को नए ढंग से चीजों को सोचना पड़ता है, अपनी एनर्जी को उस ढंग से चार्ज करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारी इंटेंट क्या है, हम कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ की, इंक्लूसिव वर्किंग की बात करते हैं, हम कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को परफेक्ट बनाते हैं, और हम हमारे देश में जो तमाम पोटेंशियल्स हैं, उन पोटेंशियल्स में हम कैसे इनोवेशंस करते हैं, नई नई चीजें लाते हैं, अपनी पोटेंशियल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। उसी के साथ उन्होंने कहा कि जो आज आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत हिंदुस्तान को चैंपियन बनाएगा, और चैंपियन बनेगा इंडिजिनस इंस्पिरेशंस के बेसिस पे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के
और एक्चुअली हिंदुस्तान की जो असली ताकत ही उसका बिजनेसमैन है, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो। तो आज जो है एक आत्मनिर्भरता की जो बात कही है, वो आत्मनिर्भरता की बात उन्होंने जॉब सेक्टर से हटके लोगों को आत्मनिर्भर होने की जो बात कही है। तो एक आत्मनिर्भर व्यक्ति जो है, मुझको लगता है कि ऑन एवरेज 15 से 20 से 30 लोगों को जॉब देने में सक्षम होगा जी। तो ऐसे आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने बात कही है, जिसमें कि इंडिजिनसली हम अपनी चीजों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे लाएं जो कि हम केवल अपने देश में ही नहीं, हम उसके एक्सपोर्ट्स की भी बात करें, हम उसको ग्लोबल लेवल पे हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, अपनी कैपेबिलिटीज को एस्टेब्लिश करें। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने सपना हम लोगों को जी बिल्कुल पवन जी, आपने सही कहा। और जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात को रखा है, उन्होंने सीआईआई और तमाम देश की उस जनता को संबोधित किया है जो एक आस लगाकर बैठी थी देश के प्रधानमंत्री से, उस प्रधानमंत्री से जिसे उन्होंने चुनकर भेजा है कि वो आज क्या बोलते हैं, क्योंकि हमेशा जनता को काफी उम्मीद रहती है और वो ये चाहते भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नया टास्क दे। हम कह सकते हैं कि आज देश की इस जनता को ये हमेशा उम्मीद रहती है कि कब प्रधानमंत्री जी टीवी पर आएंगे और एक नया टास्क देंगे, जो आज वो फिर से देकर गए हैं। पवन जी, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। शेखर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी पवन जी ने भी कहा, इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन की जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, पवन जी ने एक बहुत ही रोचक तरीके से उसको समझाया है। आपसे हम जानना चाहेंगे शेखर कि आज प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन है वो आज के इस कोरोना कालखंड में कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वो निश्चित रूप से मार्केटिंग है और हिंदुस्तान किस तरीके से आगे बढ़ेगा इसका एक उन्होंने डिजाइन पेश किया है जी। उन्होंने बताया है कि किस तरह हमारे देश में, गौरव माफ कीजिएगा उमंग, ये इस तरीके की समस्या रहती है कि कई बार इनिशिएटिव लेने वालों की कमी हो जाती है, या वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो फिर साधन संसाधन और अन्य तरीकों में उलझ करके रह जाते हैं जी। प्रधानमंत्री ने इसी चीज पर फोकस किया है और जो इंटेंट, इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की बात की है उन्होंने, उसमें हर उस वर्ग को, हर उस व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश की है जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। देखिए, देश की सेवा या देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई क्रांतिकारी अलग तरीके से काम किया जाए। अगर आप शिक्षक हैं तो अपनी शिक्षा को ही, प्रणाली को ही इतना बेहतर कर लीजिए कि उससे छात्रों को लाभ हो सके, विद्यार्थियों को लाभ हो सके। अब ऑनलाइन क्लासेस का जमाना हो रहा है, जिस तरीके की स्थिति है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज लंबे समय तक बंद रहेंगी, तो इस समय पर उनके ऊपर अगर आप फोकस कर लीजिए, उसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, कोई इसका इनोवेटिव आइडिया लेकर के आएगा, तो इस तरीके की एक चीज हो सकती है। इसी तरीके से कोई अगर सफाई कर्मचारी है तो वो भी ये देख सकता है कि वो किस तरीके से मशीनीकरण से और मानवीय तरीके से दोनों ही चीजों को मिला करके कोई तीसरी चीज निकाल सकता है क्या। तो ये इसी तरीके से जो खेती किसानी में लगे हुए हैं, देखिए हमारे देश का सबसे बड़ा आविष्कार जनक जो है वो किसान है और सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी फूड इंडस्ट्री है। उमंग, आपको जान करके हैरानी होगी, मैं पिछले 2 दिन से दौरे पर था, अलग अलग क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया है। आप यकीन जानिए कि जो 60 रुपए 70 रुपए का हम लोग कद्दू खरीदते हैं, एक कद्दू या लौकी 30 रुपए 40 रुपए किलो, आप गांव के बाजार में जाइए, वहां पर आपको 5 रुपए 10 रुपए इस तरीके से पीस में मिल रहा है। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि गंगा के किनारे तरबूज लदा पड़ा हुआ है लेकिन मार्केट तक नहीं आ पा रहा है, या आ रहा है तो उसमें फिर जो बिचौलिए हैं या जो मंडी के लोग हैं वो मोटी रकम मार रहे हैं। स्थिति यह है कि 10 रुपए के 3 कद्दू या तरबूज आपको गंगा के किनारे मिल जाएंगे, 15 रुपए के आपको 6 तरबूज मिल जाएंगे, खरबूजे मिल जाएंगे, 5 रुपए किलो आपको खीरा मिल जाएगा। तो ये देखिए, जो हमारी कृषि की व्यवस्था है, जो किसान है वो इसीलिए परेशान होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं किसी जगह पर हिंदुस्तान में 5 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है इस समय,
जी। कल्पना से बाहर की बात है जो लोग शहर में रहते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप अपने घर से 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो जो ग्रामीण इलाका जहां आएगा वहां पर जो हफ्ते की मंडियां लग रही हैं, उन मंडियों में जो किसान बैठ रहा है उसकी स्थिति यही है, वो 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए मैक्सिमम 20 रुपए से ऊपर किलो में कुछ है ही नहीं मंडी में। जी। तो आप समझिए कि कितनी डाइवर्सिफिकेशन है इस पूरे इस कोरोना काल में। एक तरफ शहर का आदमी ये सोच रहा है कि हाय हम खाएंगे क्या, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह, दूसरी तरफ वही किसान जो पैदा कर रहा है उसके पास खरीदने वाला नहीं बैठा हुआ। अब तो ये लॉकडाउन जिस तरीके से अनलॉक 1 अनलॉक 2 ये सब जो चीजें हो रही है, धीरे धीरे कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि नए लोग इसमें आए। देखिए कुछ सरकारी वैकेंसी निकलती है, चपरासी की वैकेंसी निकली थी हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, जब विज्ञापन छपा अखबारों में तो पीएचडी होल्डर्स ने उस चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था। अब सवाल इस बात का है कि पीएचडी होल्डर आज 30-35 साल का हो गया है, वो ये ही नहीं समझ पा रहा है कि वो उसे करना क्या है। अरे करने के लिए अगर 2 लोग मिल करके एक गाड़ी में डाले में वो जो गांव का किसान मरा जा रहा है, कोई जरूरत नहीं, सब्जी पर कोई टैक्स है ही नहीं। मैं ये भी आपको बता दूं उमंग, एक छोटा हाथी आप सब्जी गांव से भरिए और मंडी में ला करके खड़े हो जाइए, बेच दीजिए, ना हो तो अपने किसी चौराहे पर खड़े होकर के अगर आप बेचने लगे, उस सब्जी पर कोई टैक्स नहीं। जी। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें केवल आपको ये देखना है कि किस जगह पर आप हिट कर सकते हैं, कौन सी चीज आप ले सकते हैं। और छोड़िए, हमारे लखनऊ के दफ्तर में ही एक हमारे साथी आते हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक खेती का काम किया है, वो दूसरों से खेत किराए पर लेते हैं और उसको बंधा हुआ पैसा दे देते हैं, 10,000 रुपए 20,000 रुपए जो भी उनका तय होता है वो दे देते हैं जी। और उनका जो प्रोडक्ट है, आप ये समझिए कि जो वो खेती में पैदा करते हैं वो उसकी कीमत लाखों में होती है। मतलब 3-4 महीने लगातार काम करके और 5-7 लाख रुपए वो उसी खेती से पैदा कर देते हैं ऑर्गेनिक के नाम पे। तो अगर 50,000 रुपए तनख्वाह वाले आदमी से आप कंपेयर करेंगे तो 6 लाख रुपए उसके 300 दिन 365 इंटू 365 है ना, 24 घंटे 365 दिन, ये स्थिति रहती है। लेकिन एक जगह पर आपने अगर थोड़ा सा श्रम कर लिया, युक्ति लगा ली और मार्केट तैयार कर लिया, सरकार यही कह रही है कि हम मार्केट भी आपको तैयार करके देंगे और कुछ मार्केट तो पहले से तैयार है जी। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी को देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी और करना पड़ेगा। जी बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा कि कई ऐसी चीजें हैं जो हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, परखने के बाद में फिर उसे करना भी पड़ेगा। और सरकार तो कहती ही है कि आप एक कदम बढ़ाइए, 4 कदम सरकार आपके साथ चलेगी। खैर रमेश जी हमारे साथ बने हुए। रमेश जी, बहुत कम समय है, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे प्रधानमंत्री जी के आज के इस संबोधन पर। शेखर जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए इस बात को कि राजस्थान में भी विपुल संभावनाएं हैं। उन्होंने 2-3 मुद्दों को जो उठाया है, खास करके कोरोना के बाद की जो परिस्थितियां उपजी है उसमें जो मजदूर अपने अपने घरों की तरफ चले गए हैं, बरसात का मानसून का सीजन आने वाला है, कृषि आधारित काम होंगे, मजदूरी उनको वहाँ पे मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अगर एग्रो बेस अगर बन गया आपके पास में तो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज के पनपने से भी वो जो स्थानीय जो क्षेत्रों में जो है रोजगार की संभावना की जो बात कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बार बार इसी बात को आह्वान कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की और कदम कैसे बढ़ाया जाए। तो आने वाला जो वक्त है वह हिंदुस्तान के लिए चुनौतियों से संभावनाओं के एक अवसर पैदा कर रहा है, और उस अवसर को जिसने क्लिक कर लिया और जिसने उस अवसर को भुना लिया वह हमेशा आगे बढ़ेगा। जिंदगी का एक ये उसूल भी है। तो वोकल से ग्लोबल तक का होने के लिए कोरोना काल के दौरान की जो चुनौतियां सामने आई है उसको संभावना में बदलने का ये वक्त है। इसका अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए, 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है उसका सही दिशा में अगर उसका उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से जो है वह दिन दूर नहीं जब आप वोकल से ग्लोबल और जो स्थानीय से जो वैश्विक बाजार की तरफ जो एक छोटा सा उद्यमी भी अगर काम करके कर सकता है तो लंबा सफर नहीं, बहुत कम वक्त है, और बहुत कम वक्त में आज का जो युवा है वो बहुत अधिक पाने की जो संभावनाएं लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो आपके पास में युवा शक्ति है और उस युवा शक्ति का उपयोग
किस तरह से किया जाए। यही जो अवसर और यही जो चुनौती और यही जो संभावनाएं आज दिखाई दे रही है, निकट भविष्य में भारत ग्लोबल स्तर पर उस चीज को बहुत मजबूत तरीके से रखेगा। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है और बार बार वो इसी बात को और इसी मुद्दे को लाकर के युवाओं में भी जो है जोश भरने का जो काम कर रहे हैं। अब उस जोश को जो है हकीकत में लाने का वक्त है। बिल्कुल पुरोहित जी, आपने सही कहा कि अब इस जोश को एक सही दिशा दिखाने का वक्त है ताकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो वापस से अपने उसी मुकाम को छू सके। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीआईआई के 125 साल पूरे होने पर सीआईआई के लोगों को, कारोबारियों को, उद्योग जगत के लोगों को और देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना ने हमारी स्पीड चाहे कितनी भी धीमी की हो, लेकिन देश की यही सच्चाई है कि भारत अब लॉकडाउन को छोड़कर अनलॉक के पहले चरण में आ चुका है और अनलॉक के इस पहले चरण से कुछ 2-3 बातें याद रखना और समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि हर इंसान की मुश्किल पर विजय पाने की जो ताकत है, अपनी उस ताकत पर हमें भरोसा करना होगा और भारत की योग्यता और तकनीक पर हमें भरोसा करना होगा ताकि हम फिर से अपने उस सपने की ओर उसी गति के साथ आगे बढ़ चले, अग्रसर हो सके जो हमने कोरोना कालखंड से पहले देखा था। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।